हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। हम पढ़ेंगे 50 डेज सीरीज की क्लास नंबर 42। और देखिए, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जी हो गई, ज्योति जी हो गई। देखिए, आप लोगों ने जो जो है कमेंट किया और जो जो है सजेशन दिया है, सरला जी हो गई और सुमन देवी जी, तो देखिए उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे काजल जी ने बताया है कि ज्योति सिंह ने कि जो है मैम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अदर स्टेट के भी करा दीजिए। तो देखिए 50 डेज सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदर स्टेट के और अपने स्टेट के भी यूपी टीजीटी के हम सबसे पहले सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक बात और, जितनी भी हमने क्लास प्रोवाइड कराई है, आप इतना जान लीजिए कि पहले हमने 2-3 महीने पूरा एनालाइज किया है। जो भी हमारी टेक्सटाइल की हो गई, होम मैनेजमेंट की हो गई, हेल्थ साइंस की हो गई, हमने सारी जो है थ्योरी क्लास भी पढ़ाई है। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा, तो वो थ्योरी भी हमने कहीं से जो है एक तरह से आप जान लीजिए कि फोटो खींचकर पीडीएफ नहीं बनाई है, वो मेरी सेल्फ मेड थ्योरी भी थी अधिकतर करके। उसमें भी हमने क्या क्या इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही वो हमने बनाई है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। उससे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। कम चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उससे आप खोल करके देखिएगा। तो जो है जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो पेपर को एनालाइज करने के बाद ही पढ़ाई हैं। तो चलिए कुछ जो है लाइनों के साथ हम करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास, है ना। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं, है ना। तो ज़रूर से ज़रूर मेहनत करिए और अपने आप को साबित करने का आप लोगों के पास इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। मिलेगा ज़रूर, लेकिन हमेशा ये सोच कर करिए कि जो है दिस इज़ लास्ट टाइम, है ना। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है, और जो संघर्षों से घबरा गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको मेहनत करनी, विपरीत परिस्थितियाँ कितनी भी आए लेकिन करना ज़रूर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला है, भारत में कपास उत्पादन की सबसे अनुकूल जलवायु कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले कपास, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये कौन सा रेशा है, तो ये वानस्पतिक रेशा है। ठीक है, वानस्पतिक रेशा है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को एक तरह से हम कह सकते हैं किंग ऑफ फाइबर। इसको जो है किंग ऑफ फाइबर के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, किंग ऑफ फाइबर भी जानते हैं, कपड़ों का राजा भी एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो 90 से 91% तक का सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। इसे घनत्व कितना होता है, तो घनत्व होता है 1.52। और जो है इसकी लंबाई रेशे की कितनी होती है, तो रेशे की लंबाई होती है 1.5 से 2.5 इंच तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करते हुए माइंड में चलिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, व्यास कितना होता है, तो व्यास इसका होता है 12 से 20, या फिर जो है 16 से 20। वो तो जो है आंसर आप करेंगे जो आपका एक तरह से कह सकते हैं, जो आपका जो है ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, 20 माइक्रोन, ये चीजें। और एक चीज जान लीजिए कि जलने पर गंध कैसी लगती है, तो पीली लो। जलने पर गंध कैसी, पीली लो। कैसे जलती है, तो कागज के समान जलती है। ये सारी चीज जान लीजिएगा। और एक चीज देख लीजिए कि गीले होने पर ये क्या होता है, तो गीले होने पर इसकी कह सकते हैं 30% तक की मजबूती बढ़ जाती है। ठीक है, ऊन एक ऐसा रेशा जिसकी 30 से 40% तक की मजबूती घट जाती है। तो ये सारी चीजें आप देखते हुए माइंड में रिकॉल करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक चीज आप लोगों को याद होगा, जब हम स्टार्ट किए थे 50 डेज सीरीज, तो हम लोगों ने आपसे यही प्रॉमिस किया था और आप लोगों से यही मतलब कहा था कि आप मुझसे प्रॉमिस करिए। 50 डेज सीरीज का उद्देश्य मात्र एक यही था कि हम क्या करेंगे, जैसे 50 डेज सीरीज में हमारे क्वेश्चन 50 नहीं होते थे, 35 क्वेश्चन होते थे। इधर अभी हमने कुछ सीरीजों में 50 क्वेश्चन किए हैं, नहीं तो 35 होते थे। 35 को हमारा ये था आपसे प्रॉमिस और आपका मुझसे कि इन 35 क्वेश्चन को हम अपने लैंग्वेज में शॉर्ट भाषा में, जैसे मान लीजिए वनस्पत लिखना है तो वन लिख दिया, सेलुलोज लिखना तो सेलु लिख के छोड़ दिया, कपास का
ऐसे करके थोड़ा सा लिखने के बाद उन 35 को जो है क्वेश्चन के जो भी टॉपिक हैं, जैसे हमारे में कपास आ गया तो कपास टॉपिक मिल गया। तो बस आप सबके पास नोट्स बने हुए हैं, मुझे ये पता है, और किताबें हैं, नोट्स है, शॉर्ट्स नोट्स बनाने की सोच रहे हैं। शुरू कर दिए थोड़ा सा काम वैसे कि एक ऐसा रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके, कि बिल्कुल परीक्षा के जो है एक दिन पहले सारी चीज़ें रख करके एक किनारे उसी को पूरा दोहरा लिया जाए, और ऐसा वो सटीक बनाया जाए कि सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाए। उसी पर मेरा वर्क चल रहा है। एक्सटेंशन एजुकेशन से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझको एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है, और इससे बेनिफिट भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख ली है ना। और कपास में जान लीजिए, इसके चरण से भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए तो टेक्सटाइल की जो होगी प्लेलिस्ट, उसमें टॉपिक वाइज भी है, और थ्योरी क्लास में आप जाइएगा, उसको हमने पूरा हैंड नोट्स हैंड रिटन हमने बनाया है, तो अपने रजिस्टर से फोटो खींच के PDF बनाई है और उस तरह से आपको पढ़ाया है। बहुत ही कम चीज़ें और लेकिन सटीक चीज़ें। तो वहाँ से जानिएगा है ना कि हमारी हार्वेस्टिंग है, फिर गिनिंग है, फिर सॉर्टिंग है, फिर ब्लेंडिंग है, फिर ओपनिंग है, फिर कार्डिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइंग है, रोइंग है, सिलरिंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, फिनिशिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है। इस तरह से ये हमारे क्या है, स्टेप हैं। ठीक है, तो इनकी जो है चीज़ें हमको याद रखनी है। और इंग्लिश का आप ज़्यादा याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी शब्द परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में शब्द परिवर्तन रहने का कोई डर नहीं रहता, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, हमने अभी कंप्लीट ही नहीं किया है। तो अर्ध समशीतोष्ण, शुष्क और अर्ध, फिर है भूमध्य सागरीय, फिर है उच्च पर्वतीय। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शुष्क और अर्ध, है ना, ये जलवायु होनी चाहिए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में ट्रांसलेशन के दौरान कौन सा आरएनए अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, RNA, फिर बी है mRNA, फिर सी है tRNA, डी है HNRNA। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, tRNA हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो tRNA है ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में ट्रांसलेशन के जो है उसके दौरान RNA अमीनो एसिड्स को क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य कर। देखिए ऐसे इसी तरह से लैंग्वेज में आप लिख लिए, फिर उसको जो है अपने हिसाब से समझ लिए, ऐसा आपको करना है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रेट मैन थ्योरी का मुख्य प्रतिपादक कौन था। तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, फिर है थॉमस कार्लाइल, सी है मैक्स वेबर, डी है जॉन डीवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, थॉमस कार्लाइल। ये जो है ग्रेट मैन थ्योरी के मुख्य प्रतिपादक थे। अगला ये देखते हैं, अगला है, वस्त्रों में प्रयुक्त कीटोन डाई किस प्रकार के रंजक होते हैं। इसमें ए है एसिडिक होता है, फिर देख लेते हैं बी है बेसिक, सी है न्यूट्रल, डी है ऑक्सीडेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑक्सीडेटिव। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला है, बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास में अनुकंपा किस आयु में अधिकतम विकसित होती है। ए है 2 से 3 वर्ष, बी है 4 से 5 वर्ष, सी है 6 से 8 वर्ष, डी है 9 से 12 वर्ष। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4 से 5 वर्ष। अगला ये देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन डी। तो जो है फिर ये देखते हैं अगला, डी है हमारा विटामिन ए, तो वसा में घुलनशील हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वसा में और जल में घुलनशील का जो है हम बना लेते हैं अपना एक चार्ट की तरह ट्रिक, ये जल। ठीक है, तो जल में क्या कौन सा घुलता है, बी और सी, बाकी कौन सा बचा, ए, डी, ई और के, ये हमारे जल के हैं। तो जल में घुलनशील पूछा गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, देखते हैं, ऊनी वस्त्रों के सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए है फेल्टिंग, बी है मर्सरीकरण, सी है क्रिकलिंग, डी है शेडिंग। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, ए, फेल्टिंग सिकुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। और एक चीज यहाँ से याद आ रही होगी, आप लोग हमको बता दीजिए, कमेंट करिए कि फेल्टिंग से क्या होता है। तो इससे नमदा बनाया जाता है। ठीक है, जो निम्न कोटि का ऊन होता है, निम्न कोटि का जो ऊन होता है उसके जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, उससे ताप और दाब के साथ, ठीक है, ताप
दाब से जो है कपड़े बनाए जाते हैं। जो बांटने वाले कम्बल वम्बल वगैरह होते हैं वो इसी से बनते हैं। और जो जो है अच्छे वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसके जो है छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं उनसे और अन्य चीजों से। इसमें क्या होता है, सटने की भी क्षमता होती है और ताप दाब से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस विकासात्मक अवस्था से संबंधित है? ए संवेदीगात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदीगात्मक। ठीक है, और ये इसकी जो है क्या है, तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ये अवस्था है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है गुटाथियान पेरोक्सीडेज किस खनिज तत्व की उपस्थिति में कार्य करता है? ए है सेलेनियम, बी है जिंक, सी है आयरन, डी है कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेलेनियम। ठीक है, अगला ये देख लेते हैं। रेशम वस्त्र में झुर्रियों को रोकने के लिए किस फिनिशिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ए है स्टेपनिंग, बी है वेट प्रोसेसिंग, सी है एंटी क्रस्ट फिनिशिंग, डी है ब्लीचिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंटी क्रस्ट फिनिशिंग। इससे क्या होता है, सिकुड़न को रोका जाता है। ठीक है, सिकुड़न नहीं पड़ती है, रोकने के लिए कहा गया है ना, तो सिकुड़न नहीं पड़ती। और आप रेशमी वस्त्र बता दीजिए कौन सा रेशम कौन सा तत्व है? तो ये जो है हमारा प्रोटीन जगत का रेशा है। ठीक है, प्रोटीन जगत का रेशा है। इसके कीड़ों को क्या कहते हैं? बाम्बेक्स मोरी। कहाँ पर पलता है? तो शहतूत के पेड़ पर पलता है। ये सारी चीजें आप हमको इसके बारे में बताइए, कुछ ना कुछ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये अपनी जो है 30 से 40, और आंसर आप करेंगे जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 40% तक की क्या करता है, तो मजबूती को कम कर देता है। ये सारी चीजें, सॉरी ये यहाँ का नहीं होगा, ये जो है थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई मुझको, ऊन पे दिमाग मेरा चला गया था। ठीक है, ये सारी चीजें ये यहाँ नहीं होगी। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो ये देख लेते हैं जरा कौन है। ए है ब्रूनर, बी है ब्रोमफ्रेन ब्रेनर, फिर सी है स्किनर, डी है जो है फ्राइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमफ्रेन ब्रेनर। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की, कोहलबर्ग। आप जानते हैं पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के हैं, कोहलबर्ग नैतिक विकास के हैं। ठीक है, कोहलबर्ग कौन है? तो ये नैतिक विकास के हैं। तो हमारा बच क्या रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, नॉन चॉम्स्की, इनका पूरा नाम था नॉन चॉम्स्की। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भाषा विकास को सर्वप्रथम स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रंग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख बाइंडर क्या होता है? ए है फिटकरी, बी है लेटेक्स, सी है टैनिक एसिड, फिर हमारा डी है सल्फर। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फिटकरी। ये प्राकृतिक रंगों में जो है डालने पर इसका रंग मजबूत हो जाता है। बाइंडर का तात्पर्य यही है कि पक्का हो जाता है। अगला है प्रश्न हमारा, क्या कह रहा? लिपिड का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लाइपेज। लाइपेज के द्वारा ही हम लिपिड का जो है पाचन करते हैं। और ये जो है ट्रिप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है? सांस की बीमारी से बचने के लिए घर में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो धूल कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ऑक्सीजन बढ़ाना, ह्यूमिडिटी बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। सांस की बीमारी से बचने के लिए यही जो है सबसे मुख्य बात होती है। फिर देखिए यही उद्देश्य होता है इसका। अगला प्रश्न है हमारा फाइबर की मॉइस्चर रिजनरेशन क्षमता किस जो है गुण से संबंधित होती है? ए है हाइड्रोफोबिसिटी, बी है हाइड्रोफिलिसिटी, सी है इलास्टिसिटी, डी है क्रिस्टलिनिटी। तो देखिए पूछा क्या गया है, मॉइस्चर रीजेनरेशन की क्षमता किसमें होती है? तो ये होता है ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोफिलिसिटी, इससे संबंधित होती है। फिर अगला प्रश्न है एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल बी ग्लूको
साइनाइड बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है ना। ए है स्टार्च, बी है सेल्यूलोज, सी है ग्लाइकोजन, डी है डेक्सट्रिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज, है ना। कार्बन जो सेल्यूलोज होता है उसमें केवल बी ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। फिर अगला है प्रश्न, कूल ऊल अवधारणा किस प्राकृतिक फाइबर से संबंधित है। कूल ऊल, ए है लिनन, फिर हमारे ऑप्शन है बी ऊन, सी कपास, डी रेशम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊन, ये कूल ऊल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, समाजोपयोगी कार्य शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है। ए है नैतिक विकास, बी है श्रम की महत्ता सिखाना, सी है सामाजिक अनुकूलन, डी है वैज्ञानिक सोच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक अनुकूलन, ये समाज उपयोगी कार्यों को सिखाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सिल्क वार्म के भोजन के रूप में कौन सा पत्ता उपयोग किया जाता है। सिल्क वार्म अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, तो ये सहतूत के पेड़ पर, मेलबेरी के, ठीक है, सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, इसी की पत्ती को खाता है। यह नीम, बेर, सहतूत, पपीता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहतूत। और बताइएगा कि रेशम कौन कैसा रेशा है, तो ये भी जो है हमारा प्रोटीन जगत का रेशा है। और जो है ये क्या होता है, तो ये कीड़ा होता है एक बॉम्बेक्स मोरी, उसी के जो है मुख से निकलने वाला जो लार्वा होता है उसी से बनता है। और इसके चीन जो है रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है, तो जन्मदाता देश चीन है, ठीक है। और इसका प्रसार प्रचार किसने किया, तो प्रचार प्रसार जहाँ से इकेबाना आया पुष्प सज्जा, वहां से हुई इसका प्रचार प्रसार, ठीक है। कहाँ से, तो जापान से आया। और रेशम को जो है ऐश्वर्य का, वैभव का प्रतीक माना जाता है। और जो है रेशम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी प्रश्न जो है मिलते हैं। और लेकिन तात्पर्य यही है कि हमको प्रत्येक रेशे की पूरी जो है प्राकृतिक चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ए है इंसुलिन, बी है ग्लूकागॉन, सी है एड्रेनालिन, डी है कार्टिसोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ये कहाँ से निकलता है, तो ये जो है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय की जो है बीटा सेल से, अल्फा बीटा गामा 3 से निकलती है, बीटा सेल से जो है ये निकलता है इंसुलिन। ये क्या करता है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है, रक्त में जो है संतुलित कर देता है। कौन, तो ये जो है इंसुलिन हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला है सोडियम बेंजोनाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ए है स्टेबलाइजर, बी है प्रिजर्वेटिव, सी है रंग एजेंट, डी है फिनिश एजेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिजर्वेटिव, है ना। ये क्या करता है, सोडियम बेंजोनाइट के उपयोग जो है के रूप में करते हैं इसका उपयोग। फिर अगला ये देखते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत आसान है, का सही क्रम क्या है। तो ए है रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, फिर बी है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, सी है रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, डी है रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये देखते हैं, ए है रोर्सा टेस्ट, बी है बिनेट साइमन स्केल, सी है थर्मेटिक एब्सेशन टेस्ट, डी है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास को मापने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन बी बिनेट साइमन, है ना, या फिर कह सकते हैं इनको साइमन बिने के नाम से, बिने साइमन के नाम से भी जानते हैं। इनका जो स्केल है ये क्या करता है, बच्चों के बौद्धिक विकास को मापने के लिए उपयुक्त होता है। अगला ये देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रेंच टेरी किस प्रकार की बुनाई है। ए है वार नेट, बी है पाइल बिन नेट, सी है रिब नेट, डी है जाली, है ना, जर्सी नेट। तो देखिए देखते हैं फ्रेंच टेरी क्या है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइल नेट, ठीक है, ये फ्रेंच टेरी पाइल नेट से बनता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थर्मोप्लास्टिक फाइबर में कौन सा है।
ए है नायलॉन, बी है कपास, सी है ऊन, डी है लिनन। तो थर्मोप्लास्टिक फाइबर में कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, करेक्ट आंसर। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोषण में गोल्डन राइस का क्या महत्व है? ए है अधिक प्रोटीन, बी है विटामिन ए से अधिक सेलुलोज, है ना, विटामिन ए से समृद्ध, सी है लो कार्बोहाइड्रेट, डी है आयरन से भरपूर। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, विटामिन ए से समृद्ध है। ठीक है, ये गोल्डन राइस का महत्व है कि इसमें जो है विटामिन ए जो है कायदे से डाला गया होता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है? माता पिता की पालन पोषण शैलियों में अथॉरिटेटिव शैली का प्रभाव क्या होता है? तो अथॉरिटेटिव शैली का प्रभाव क्या होता है? अगर आपने थ्योरी पढ़ी है बहुत अच्छे से तो कर ले जाएंगे आंसर। ए है उच्च आत्मसम्मान, बी है विद्रोह व्यवहारवादी, सी है सामाजिक अलगाव, फिर है डी कम आत्मविश्वास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उच्च आत्मसम्मान, है ना। अथॉरिटेटिव शैली का जो है तात्पर्य होता है उच्च आत्मसम्मान। फिर देखिए, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा, कपास के रेशे में मुख्य रूप से कौन सा पॉलीमर पाया जाता है? ए है पॉलिस्टर, बी है सेल्यूलोज, सी है नायलॉन, डी है केराटिन। तो देखिए कौन सा पॉलीमर पाया जाता है जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कितना होता है? तो 90 से 91% तक का ये होता है। और इसके जलने पर कैसी गंध आती है? तो कागज की पीली लोग की गंध आती है ना। और उत्पादन में समय 1 वर्ष, है ना। और दिन में अगर पूछा है तो 200 दिन। जलवायु कैसी? तो सब जो है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मिट्टी कौन सी होती? तो काली मिट्टी। व्यास 12 से 20 या 16 से 20 माइक्रोन, लंबाई 1.5 से 2.5 इंच, घनत्व 1.25, संरचना बल खाते फीते के समान। तो बहुत सारी चीजें हैं इर्द गिर्द की, आप सुनते चलिएगा। आज ज्यादा डिफाइन वैसे नहीं कर रहे हैं, जो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको कर रहे हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही आसान भाषा में हमने पढ़ाया है। और आगे भी कोशिश करते रहेंगे अगर ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहेंगे हमारा कमेंट के द्वारा। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए पियाजे, बी कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास का जो है किसने दिया है? कोहलबर्ग नहीं दिया है। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला है प्रश्न, एंजाइमेटिक बायोडिग्रेडेशन किस पदार्थ के विघटन में सहायक है? तो देखिए किस तरह के सहायक है। ए है प्लास्टिक, है ना, बी है जैविक कचरा, फिर जो है धातु, फिर है कांच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैविक कचरा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। इसमें क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन किस पदार्थ के विघटन से? तो ये जो है जैविक कचरा के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर अगला है प्रश्न, ये देखते हैं, सिल्क के रेशों की कमी, रेशों की चमक जो है किस कारण होती है? सॉरी, ए है फाइबर का गोल, फिर है फाइबर की त्रिकोणीय संरचना, सी है अत्यधिक अमाइनो एसिड्स खाने से। तो जो सिल्क जो रेशे की चमक है, अमीनो एसिड्स, अत्यधिक अमीनो एसिड्स होता है रेशे में। तो और फिर है हाई ग्रेड प्रोटीन। तो बताइए कि किस कारण चमक अधिक होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा फाइबर की त्रिकोणीय संरचना। जो फाइबर होता है किसका? रेशे का। रेशे का फाइबर है, रेशा कह लेते हैं, उसकी जो संरचना है वो त्रिकोणीय संरचना कहलाती है। अगला प्रश्न है, बचपन में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा था? ए है प्रोटीन, बी है अनुवांशिक, सी है पर्यावरण, डी है सभी। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने का प्रमुख जो है कारक कौन सा है? तो ये सारे जो है कारक है ना, पोषण संबंधी, अनुवांशिकी संबंधी, पर्यावरण, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। और संज्ञानात्मक विकास किसका है? तो ये जो है जीन पियाजे महोदय का है। ठीक है, जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास है। और इससे जो है प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक ये सारी चीजें हो जाएंगी, अनुवांशिकता, पोषण, पर्यावरण, ये सारी चीजें जो है प्रमुख कारक के रूप में, घटक के रूप में कार्य करती हैं। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं,
नायलॉन के उत्पादन के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल क्या है? ए है सेलुलोज, बी है पेट्रोकेमिकल्स, सी है सिल्क प्रोटीन, डी है कॉपर सल्फेट। है ना, नायलॉन के उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो है मुख्य कच्चा माल क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यह आंसर होने वाला है हमारा सही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया? देखिए यहाँ पर प्रश्न इसलिए डाला गया क्योंकि इसमें भी अनेक चीजें हैं। तो देखिए ये हमने ये जो है चीजें हमने अभी प्रोवाइड नहीं कराई हैं। ये सारी थ्योरी कुछ हद तक लिख गई है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की, उसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों को स्पेशल एक जगह पर प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बताइएगा। तो किस वर्ष लागू हुआ ये देख लेते हैं। ए है 2005, बी है 2012, सी है 2016, डी है 2020। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी 2012। ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट आया था। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। इसमें क्या था, बच्चों के बाल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनसे श्रम या अनेक जो है इस तरह के कार्य नहीं करवाने जाने चाहिए। आप जो है दीजिएगा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनेक चीजें जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का भी हमें बताइएगा कमेंट करके कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और कब आया था, और उसके साथ ही हमको बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण दिवस इसमें कब जो है चीजें आई हैं। अनेक सारे अधिनियम हैं, इनका भी मिल जाएगा आपको। तो फिर चलिए इस तरह से हमारी जो है आज की सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। उसके अलावा आपको थैंक यू 4000 सब्सक्राइबर के लिए भी। और इसी तरह से अगर आप सहयोग बनाते रहेंगे तो अनेक चीज़ें आपको हम इम्पॉर्टेंट जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे।